हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं आज एकदम मस्त होगे, बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो हम लेके आए हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की ये 5वीं क्लास है। 4 क्लास हमने कंप्लीट कर ली और 4 क्लास में हमने सीबीएसई आरबीएसई के क्वेश्चन किए हैं। दो दो चार चार दो दो चार चार और चारों क्लास में हमने परावर्तन वाला टॉपिक पूरा कर लिया। अब हमारा अपवर्तन वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इस क्लास में हम छोटे 2 टॉपिक उठाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के जो 2 नियम होते हैं उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कांच के आयताकार जो स्लैब होता है यानी पट्टिका, उसकी सहायता से किस प्रकार से अपवर्तन की घटना होती है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस टॉपिक में से क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। यही पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और ये पूछा गया है कि अपवर्तन के 2 नियम बताइए। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है। तो अभी हम पढ़ेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कांच की पट्टिका से अपवर्तन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, इसकी परिभाषा दूसरी हम दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी जिस मार्ग से वो आ रही थी वो मार्ग छोड़कर या तो उस मार्ग से दूर हट जाती है या उस मार्ग से पास आ जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो कहलाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने ये 2 चित्र बना रखे हैं क्योंकि हमें दोनों चित्रों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। एक शब्द यहाँ पे आया है समांगी। समांगी का मतलब होता है एक समान। ठीक है, एक समान माध्यम। जैसे वायु है तो ये वायु का जो माध्यम है इसमें कहीं पे भी क्या है, रिक्त स्थान नहीं है। यानी हर जगह वायु के कणों की मात्रा क्या है, एक समान है। और बात करें अगर विरल विरल माध्यम की और सघन माध्यम की, तो विरल माध्यम का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े कण माध्यम के दूर दूर होंगे और सघन माध्यम में क्या होगा कि कण क्या होंगे, पास होंगे। जैसे अगर हम बात करें हवा की, तो हवा में वायु के कण दूर दूर है और जल के कण क्या है, एक दूसरे के पास है। तो हवा विरल माध्यम है और जल क्या है, सघन माध्यम। ठीक है। तो इस तरीके से हमने विरल माध्यम और सघन माध्यम को 2 भागों में बांट रखा है और हमने यहाँ पे एक खींच रखा है अभिलंब, जिस प्रकार से हमने अपवर्तन वाले टॉपिक में अभिलंब खींचा था। ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि अपवर्तन की घटना क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण, हम परिभाषा बोलते जा रहे हैं और चित्र साथ साथ में बनाते जा रहे हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई, ठीक है, एक माध्यम में संचरित होती हुई, ये माध्यम मान लो विरल है, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यानी इसको इस पथ पे आना चाहिए था लेकिन ये इस पथ से विचलित हो जाती है और ऐसी चली जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटना हो रही है इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब देखिए कि ये मान लो आई कोण है। ठीक है, आई कोण ले, कौन सा कोण, आपतन कोण। और ये है आर। ठीक है, ये है आर, कौन सा, अपवर्तन कोण। तो आपको जिस प्रकार से चित्र से दिख रहा है कि कोण आई का मान ज्यादा है कोण आर से, ये चीज हमें आई समझ में। आपतन कोण है वो बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। इसी प्रकार से देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, अभी ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन है। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी ये कोण अगर आप मान लो आई है आपतन कोण, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्या है, बड़ा है। आर कोण बड़ा है कोण आई से। तो इस प्रकार की जो घटना यहाँ पे हो रही है वो कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। एक बार वापिस से परिभाषा देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में संचित होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और अलग रास्ता अपना लेती है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब आप ये परिभाषा लिखो तो आपको चित्र बनाना जरूरी है क्योंकि बिना चित्र अपवर्तन की प्रक्रिया को हम पूरे में से पूरे नंबर नहीं ले पाते। ठीक है। अपवर्तन की घटना हो चाहे परावर्तन की घटना हो, दोनों में हमें चित्र बनाना ही है। तो ये हुई अपवर्तन की घटना। अब हम देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। आइए देखते हैं अपवर्तन के नियम।
अपवर्तन के दो नियम है और यहाँ पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं आरबीसी का कि अपवर्तन के दो नियम लिखिए। तो अपवर्तन का जो पहला नियम वो क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है पहला माध्यम मान लो, और ये है दूसरा माध्यम मान लो, और ये है अभिलंब। ठीक है, ये हो गया अभिलंब हो गया। ठीक है, और ये है प्रकाश किरण जो आ रही है उसे हम कहेंगे आपतित प्रकाश किरण, और ये प्रकाश किरण मान लो नीचे वाला माध्यम सघन है, और ये प्रकाश किरण इधर से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, ये हो गई अपवर्तित प्रकाश किरण, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है आपतन कोण आई, और ये हो गया अपवर्तन कोण आर। तो पहला नियम क्या बताता है, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु, ये वाला जो बिंदु है जहाँ पे तीनों मिलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे हम समझते हैं इन मार्कर की सहायता से। ये आपतित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, और ये हो गई अपवर्तित प्रकाश किरण। तो ये देखो तीनों एक ही तल में, मतलब तीनों एक सीध में, इस तरीके से एक सीध में तीनों। इसको ऐसे करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही तल में जाएंगे, यानी आपतित प्रकाश किरण भी इस तल में है और अभिलंब इस तल में है। ठीक है, और अपवर्तित प्रकाश किरण इस तल में, यानी एक इधर दूसरा इधर और तीसरा नीचे की तरफ, ये एक ही तल है। इस प्रकार से यहाँ पे आपतित प्रकाश किरण देखो, आपतित प्रकाश किरण ये रही, अभिलंब ये रहा, और अपवर्तित प्रकाश किरण कैसे हो जाएगी, अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी ऐसे। तो ये देखो ये एक ही तल है ना, ये ब्लैक बोर्ड ये एक ही तल है, ये तीनों चीज एक ही तल में होती है। ये ही पहला नियम हमें बताता है, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, मतलब ये जो घटना हो रही है एक प्रकाश के एक निश्चित रंग के लिए हो रही है। ठीक है, चाहे लाल रंग हो, चाहे पीला रंग हो, नीला, कुछ भी, लेकिन एक निश्चित रंग होना चाहिए। तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए हो रही है, निश्चित माध्यम के युग्म, यानी हवा माध्यम, जल माध्यम, जल माध्यम, हवा माध्यम, हवा माध्यम, कांच माध्यम, ये युग्म है, तो उन निश्चित युग्मों के लिए हो रही है। आगे का नियम हमारे, ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधी ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण ये रहा, इसकी ज्या का मतलब साइन थीटा। अपवर्तन कोण की ज्या, यानी अपवर्तन कोण ये रहा, और इसकी ज्या का मतलब इसका भी साइन थीटा का अनुपात स्थिर होता है। यानी हमें ये बता रहे हैं दूसरा नियम कि आपतन कोण है उसकी ज्या यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण है उसकी ज्या यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो है स्थिर होता है, यानी इन दोनों का जो अनुपात स्थिर होता है। कहने मतलब जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे 6/10 का अनुपात क्या होगा, 3/5, तो ये अनुपात स्थिर है ना। उसी प्रकार से आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, और ये एक नियम है, और इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल के अपवर्तन का नियम भी इसे बोलते हैं। तो ये जो नियम है इसे हम स्नेल के अपवर्तन का नियम बोलते हैं, और इस स्थिरांक को जो स्थिर है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, तभी हमारा अपवर्तन का जो पूरा नियम है वो टॉपिक होगा। ठीक है, तो एक बार वापस पढ़ लो, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, और जो वो स्थिर राशि होती है उसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो नियम है इसे बोलते हैं स्नेल के अपवर्तन का नियम। और जो ये स्थिर राशि है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, यानी ये म्यू है इसे अपवर्तनांक भी बोलते हैं, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये चीज अगर हम लिख देंगे तब हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं जो कांच के स्लैब है उसकी सहायता से कैसे अपवर्तन की घटनाएं होती है। तो ये बच्चों आप एक बार उतार लो पॉज करके वीडियो को। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये एक छोटा सा प्रयोग है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। एक परिभाषा जरूर पूछ सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो वो जो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा है इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, यानी एक कांच की आयताकार स्लैब होती है। ठीक है, ऐसे कांच की मान लो आयताकार, ऐसे आयताकार एक स्लैब होती है चौकोर आकृति की, उसमें होता क्या है उसका एक छोटा सा प्रयोग है।
तो देखो सबसे पहले हमने इस स्लैब का नाम क्या दे दिया, ABCD, ठीक है। और इस स्लैब के चारों तरफ आप कह सकते हो वायु है और ये है बीच में कांच। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं। हमने इस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित कराई, थोड़ी सी इसको व्यवस्थित करते हैं। हमने इस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित कराई और इस प्रकाश किरण को हम ये बोल रहे हैं PQ, ठीक है। और जहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हुई है वहां पे हमें एक अभिलंब खींचना है, ठीक है। ये अभिलंब हमने यहाँ पे खींच दिया और इस अभिलंब का नाम है N डैश। ये हो गई प्रकाश किरण। तो यह प्रकाश किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, ठीक है। ये हो गई आपतित किरण। और जब वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो विरल से जा रही है सघन में, तो अभिलंब की तरफ झुकती है। तो ये थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और इस दिशा में चली जाएगी। अब वापस जहाँ पे ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो हिस्सा कौन सा है, इस कांच की स्लैब का सीधी हिस्सा है। तो अगर यहाँ पे ये प्रकाश किरण टकराएगी तो हमें यहाँ पे भी एक अभिलंब इस तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर वापस देखो क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है कांच माध्यम से वायु माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसका दो प्रकार से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। एक तो इसका यहाँ पे अपवर्तन हुआ सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और दूसरी बार यहाँ पे अपवर्तन हुआ सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है तब वो अभिलंब से दूर होती है। और इस अभिलंब का नाम हमने दिया है MM डैश। तो ये अभिलंब है MM डैश। और ये कौन सी किरण है, ये है एक तरीके से निर्गत किरण, इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण, ठीक है। ये होगी निर्गत किरण। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है उस कोण को हम आपकी बुक के हिसाब से I1 बोलेंगे, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं R1, और ये जो कोण है I2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और अगर हम कहें तो ये बिंदु आप बोल सकते हो O, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, O डैश हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये वापिस से देखिए PQ कोई प्रकाश किरण आपतित हुई AB फलक पर, जो आयताकार कांच का स्लैब है उसके फलक पर आपतित हुई, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी तो अभिलंब की तरफ झुक गई। अब वापिस ये प्रकाश किरण इस आयताकार स्लैब के CD फलक पर टकराई और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी तो ये अभिलंब से दूर हो गई। और जो ये किरण हमें मिल रही है ये है किरण, इसको हम नाम दे सकते हैं RS। इस प्रकार से देखिए कि ये इस पथ से आ रही थी, एक बार विचलित हुई यानी एक बार अपवर्तन हुआ, और वापस दूसरी बार क्या हो गया, वापस विचलित हुई, दूसरी बार क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अगर हम इस कांच की स्लैब को हटा के इस लाइन को इस तरीके से वापस हम ऐसे मिलाएंगे, देखो तो देखो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, ये दो लाइनें हमें यहाँ पे एकदम बराबर, ये दो लाइनें क्या होगी, समांतर आती हुई दिखेगी हमें, ठीक है। और ये जो इन दोनों लाइनों के बीच का जो अंतर है जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। इस पार्श्विक विस्थापन की हमें परिभाषा पूछ लेते हैं। ये हमारी प्रक्रिया हो गई कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की प्रक्रिया। एक बार वापस देखिए, इसमें हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो एक बार लिख कह सकते हैं कि आप सीधे कहोगे कि सबसे पहले हम ABCD आयताकार कांच की स्लैब लेते हैं और उस पर हम एक PQ किरण आपतित कराते हैं, किस फलक पर, AB फलक पर, यानी आयताकार स्लैब के AB फलक पर हम PQ प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। और ये प्रकाश किरण जब वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब N और N डैश की तरफ झुक जाएगी, और झुकती हुई ये प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करेगी, और जब यह प्रकाश किरण CD फलक पर आपतित होगी तो उस स्थिति में कांच माध्यम से वायु माध्यम में जाएगी तो अभिलंब MM डैश से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और ये हमें RS किरण निर्गत किरण प्राप्त होगी। और जब हम PQ किरण को कांच के स्लैब को हटाकर आगे मिलाएंगे तो ये जो PQ किरण हमें मिल रही है
और ये जो आर एस किरण हमें मिल रही है, उन दोनों के बीच का जो पथ का अंतर है, जिसे हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो उन दोनों के बीच का जो पथ का अंतर है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे, उसे ही हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। और ये आपका टॉपिक हो गया पूरा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछते हैं। सामान्य ये आपको पूछ सकते हैं तो चित्र पूछ सकते हैं, और ये आपको पूछ सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो आप ये बता सकते हो, कांच के आयताकार स्लैब से जब प्रकाश किरणों का होता है अपवर्तन, तो शुरुआत की प्रकाश किरण और अंत के प्रकाश किरण के मध्य के जो पथ में जो अंतर होता है, उसे हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।